नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आज के ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, खास करके उन सभी के लिए जिनका आगे आने वाले एग्जाम। इस वीडियो में आधुनिक इतिहास से संबंधित आपके लिए गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपको इस वीडियो में शामिल किया गया। अगर आप इस वीडियो के जितने भी 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अगर आप एक बार कवर कर लेते हैं तो गवर्नर जनरल वाइसराय से संबंधित प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे, साथ ही साथ आखिरी तक देखेंगे और वीडियो को एक दो बार रिवाइज भी जरूर कर लेंगे। वो सभी प्रश्न इसमें शामिल है जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं और हट के प्रश्न जो आप अक्सर पढ़े होंगे उससे भी बेहतर प्रश्न को हमने यहाँ पर कंपाइल किया। पूरी की पूरी जो गवर्नर से लेकर के वाइसराय तक के जितने भी व्यक्ति है वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा इससे, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम और ग्रुप डी का अगस्त में होने वाला है उसको देखते हुए एग्ज़ाम का बूस्टर डोज लूसेंट का सामान्य ज्ञान शुरू कर दिया गया और 25 जुलाई से ही शुरू हो गया, जिसमें ज्योग्राफी का पहला पार्ट अपलोड हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी का, वो भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे। बाकी आपके लिए हमारे द्वारा जो जीके जीएस की जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज कराए जाते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर है। स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन सभी पॉइंट को पढ़ लीजिए, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप अपना टाइम खुद यहाँ पर दे करके इन सभी बातों को समझते हुए इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे, आपका यहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगा। बाकी हम लोग बात करेंगे प्रश्न जो है, प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। ये एक बुक है, बुक के अंतर्गत 100 प्लस प्रश्न ब्रिटिश से संबंधित गवर्नर जनरल से संबंधित दिए गए। तो यहाँ से प्रश्न हमारा शुरू होगा, आप प्रश्न को लगाना शुरू कीजिएगा, आंसर देते चलेंगे। चलिए देखिएगा, जो पहला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 118 से आपका शुरू है। इसमें देखेंगे, कहता है कि किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देसी राज ब्रिटिश भारत में मिलाए गए हैं। आंसर करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से आप चूज करेंगे। सब में आपका 10 सेकंड का टाइम है, कीजिएगा। हाँ, तो कहता है कि किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देसी राज ब्रिटिश भारत में मिलाया गया, तो डलहौजी के समय में मिलाया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सबके बाद अधिकार में लाया गया। सिंध, पंजाब, अवध और असम। अवध को लाया गया था 1856 के आसपास में, जो है ना वो है यानी कि गवर्नर वाइसराय का जिनका भी क्लास छूटा है वो सारा वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा, अपना सब क्लास में लिखवाया हुआ है। आगे कहता है कि अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। सबसे बाद में जो कौन 3 हुए हैं जो शामिल हुआ था, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हाँ, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है 121 नंबर कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। आंसर करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना रखी, तो पंजाब ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी कि स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और मैसूर। आंसर करें, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद। जो ऐसा कौन सा देशी राज्य था जिसने यथावत का समझौता पर का पक्षधर था, तो वह है हैदराबाद। 123 देखेंगे, कहता है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, बताया गया भी है क्लास में। 1927 का बटलर कमेटी किस लिए आया था। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए लाया गया था, ठीक है। अगला देखेंगे, कॉर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। कथन जो असत्य है वो बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, ये कॉर्नवालिस के लिए गलत है। बाकी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि किया, कंपनी के खर्च में कमी किया और कानूनों को संग्रहित किया था। कॉर्नवालिस कोड भी लाया था। अगला, सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया। किसे भेजा गया था, अलेक्जेंडर को। सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम भेजा गया था अलेक्जेंडर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रभावी अकर्मकता की नीति का जनक किसे माना जाता है। अकर्मण्यता की नीति
लॉरेंस को माना जाता है, लॉर्ड लॉरेंस को। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे कौन थे? राज्यों का विलयीकरण जो है यह मुख्य रूप से सरदार पटेल के अंतर्गत किया गया था। सभी राज्यों को मिलाने का काम सरदार पटेल के हाथों में था। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना कब? गवर्नर जनरल के अंतर्गत हम लोग लिखे हुए थे, हरि सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे, 26 अक्टूबर 1947 को। अगला, ऑल इंडिया एक्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इसका गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। 1927 में हमारा बटलर कमेटी भी आया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडियन स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? 130 का आंसर करेंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? सबसे अधिक किस सन में हुआ था? 1947 में भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय सर्वाधिक हुआ था। 132, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस नीति, सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय में रिंग फेंस नीति को प्रतिपादित किया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सेम प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग। रिंग फेंस नीति जो है वो इंग्लिश में है और सुरक्षा प्रकोष्ठ हिंदी में लिखा हुआ शब्द है और कुछ नहीं है। कहता है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इंग्लैंड में जाकर किस पर मुकदमा चलाया गया था? किस पर? सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग पर ही। वॉरेन हेस्टिंग पर ही चलाया गया था और उसके बाद फिर इसको इस महाभियोग से मुक्त भी कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया था? सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और लगाया कौन था द्वैध शासन को? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था इसको लगाया था और वॉरेन हेस्टिंग इसको समाप्त किया था। हाँ, आगे देखेंगे 136 नंबर। कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का बात करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गवर्नर जनरल है, तो जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वही अगर पूछता कि भारत का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो क्या होगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। और वही पूछता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव। ये तीनों प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। बंगाल का गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। आगे 137 नंबर कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका कब्र कहाँ स्थित है? कब्र स्थित है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासन काल में? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन, ये सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। प्रश्न 139 के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ये किसने किया था? तो ये कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको गलत ढूंढना है, गलत खोजिए। तो गलत जो है ऑप्शन नंबर सी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये बात गलत है। बाकी सही क्या है उसको जानते हैं। तो सही में ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। यानी कि जन प्रशासन की नींव जो है वॉरेन हेस्टिंग ने ही रखा था, उस पर जो है और प्रभावी कौन बनाया? तो कॉर्नवालिस ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक और असैनिक सुधार को किया था। और डी नंबर ऑप्शन कहता है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय के सिद्धांत पर किस वायसराय ने काम किया है? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया है। क्लियर? 41 नंबर आइएगा। हाँ, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, विचार करके बताइए जरा।
तो इसमें जो है पहला कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या कहता है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। क्यों पहला गलत हुआ? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ प्रथम गवर्नर था। 142 1802 की बसीन का संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? बसीन की संधि अंग्रेज और मराठा जो शासक हुआ करते थे, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। बसीन की संधि 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में होता है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? क्रियान्वित का बात कर रहा है लॉर्ड वेलेजली के समय में। लॉर्ड वेलेजली के समय में जो है वो सहायक संधि क्रियान्वित किया गया था। यहाँ पर प्रश्न समझिएगा, क्रियान्वित है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि कभी भी कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था, डुप्ले। आगे 144 जो है यहाँ पर दिया गया है घटना और घटना से संबंधित वर्ष। देखेंगे तो 144 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा उसमें मिलाएंगे तो कहता है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में। नेपाल युद्ध के बाद हुआ था सुगौली की संधि 1816 में। प्रथम मंगोल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था। फिर दूसरा बर्मा जो है मंगोल बर्मा युद्ध 1852 और तीसरा मंगोल बर्मा युद्ध जो है 1885 से 86 के बीच में हुआ था। कि 1 2 3 4 कंटिन्यू है, ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1816 में सुगौली की संधि, 1824 से 26 के बीच में प्रथम मंगोल बर्मा युद्ध, 1852 में दूसरा मंगोल बर्मा युद्ध, तीसरा मंगोल बर्मा युद्ध 1885 से 86 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, जो नहीं किया था वो बताना है। तो इसमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो इंदौर के जो होलकर हुआ करते थे उसने वेलेजली का सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अन्य सभी हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजपूत राज और मैसूर के शासक ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका 146। कहता है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बढ़िया प्रश्न है, अक्सर ये आपको दिखाई देगा। सही आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसने कि 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि किया था। और उसी बसीन के संधि के तहत जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय होता है। 147 नंबर क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा की गई संधियों का सही कालक्रम अनुसार सजाना है। बढ़िया प्रश्न है, जरा ध्यान से सजाएंगे। देखेंगे सबसे पहला है हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। हाँ, तो इसको अगर मिलाएंगे तो 147 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला हैदराबाद, उसके बाद हमारा होता है मैसूर, उसके बाद होता है हमारा कौन सा? अवध, उसके बाद होता है सिंधिया। हम लोगों ने एक ट्रिक भी पढ़ा था, किन्हीं को ट्रिक याद है हिम्मत तो भौक सिंधिया, एक ट्रिक लिखवाए थे, है हिम्मत तो भौक सिंधिया, उसी के अंतर्गत है हैदराबाद। उसके बाद जो है हमारा है हिम्मत, यानी कि हिम्मत तो भौक सिंधिया, मैसूर था, अवध था और सिंधिया था। है हिम्मत तो अवध अब भौक सिंधिया, है ना, ऐसा हम लोगों ने एक ट्रिक लिखा था। और इसी आधार पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 148 नंबर कहता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कलकत्ता में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पर बात करें एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में, है ना। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था और इस समय था वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था 1773 से 1785 के बीच में था और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। आइए 149 नंबर आते हैं। 149 नंबर क्या कहता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता और विदेशी देशों के साथ युद्धों को सुमेलित कीजिए। ध्यान से देखेंगे 149 का अगर देखा जाए तो कहता है 1814 से 16
18 से 1416 के बीच में न्याओंगल नेपाल युद्ध, यानी कि जिसे हम सुगौली की संधि भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा 1824 से 26। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि 1824 से 26 के बीच में बर्मा का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा? बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 26 के बीच में। उसके बाद जो होता है तीसरा 1852 के अंतर्गत होगा बर्मा का द्वितीय युद्ध। उसके बाद 1885 से 88 में हो जाएगा बर्मा का तीसरा युद्ध, और 1878 से 80 के बीच में हो जाएगा द्वितीय ओंगल अफगान युद्ध। द्वितीय ओंगल अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 के बीच में। 1814 से 16 के बीच में ओंगल नेपाल युद्ध। 1824 से 26 के बीच में बर्मा का प्रथम युद्ध। 1852 में बर्मा का द्वितीय युद्ध। 1885 से 88 में बर्मा का तृतीय युद्ध, और 1878 से 1880 के बीच में दूसरा ओंगल अफगान युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे 5 3, ऑप्शन नंबर सी 5 3 2 4 1। आगे 150। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूत राज्य में सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो वेलेज़ली ने किया था। अगला है 151 कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसके समय लाया गया था भारत में न्यायिक संगठन। 152 नंबर देखेंगे। ओंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ कौन था? ओंगल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग दोनों अलग अलग व्यक्ति है। वॉरेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आता है 1773 में, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये 1813 से 1823 के बीच में आता है, और इसी समय ओंगल नेपाल युद्ध या फिर हम गोरखा युद्ध के नाम से जानते हैं, और इसमें ही सुगौली की संधि 1816 में कराया गया था। तो सही आंसर होगा हमारा लॉर्ड हेस्टिंग, नॉट वॉरेन हेस्टिंग, ये भी याद रखना है। आगे, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। जो लॉर्ड डलहौजी था इसने ही कहा था कि भारत का जो प्रत्येक भारतीय है वो क्या है? भ्रष्टाचारी है। अगला है 154 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको गलत खोजना है। तो गलत खोजिए। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी दिखेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा ओंगल मराठा युद्ध, है ना। तीसरा ओंगल मराठा युद्ध के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। बाकी और सभी क्या है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग ओंगल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेज़ली चतुर्थ ओंगल मराठा युद्ध। तीसरा में कौन था? हाँ, और देख लीजिएगा कौन सा तीसरा ओंगल मराठा युद्ध। तो तीसरा ओंगल मराठा युद्ध जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1817-18 में होता है। 1817 से 18 के बीच में तीसरा ओंगल मराठा युद्ध होगा, और इसी समय ध्यान रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग के ही समय में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था, और उसके सभी प्रांत को क्या किया गया था? विलय कर दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है तीसरा ओंगल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? जस्ट प्रश्न वही है, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग से। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 23, और तीसरा ओंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818। अगला है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ये बात कर रहा ओंगल मैसूर युद्ध, है ना। ओंगल मैसूर युद्ध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध से संबंधित लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? जिसमें टीपू सुल्तान शामिल होते हैं 90 से 92। हाँ, कौन सी संधि? संधि कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, मामा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध के समय में टीपू सुल्तान लड़ते हैं, और चौथा जब 99 में होता है तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। चलिए आगे 157। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? सती प्रथा विलियम बेंटिक। सती प्रथा जो है विलियम बेंटिक के समय में लगाया गया था। कब लगाया गया था? विलियम बेंटिक के समय में
1829 में लगाया गया था, जिसमें कि राजा राम मोहन राय इसमें शामिल थे, है ना, सती प्रथा से संबंधित। आगे अगला प्रश्न है 158 की विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। 158 का देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 1829। 159 है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। बंगाल से दास के निर्यात पर कब रोक लगाया गया। 1789। देखेंगे 160 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। मैसूर राज्य को किसने लिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुशासन के आधार पर मैसूर को जो है ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल आपका रहेगा 1828 से 1835। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनता है। आगे आइए अगला प्रश्न 161 की अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके समय में। सिंध विजय का बात कर रहा है तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय किया गया था इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के समय में। किसके समय में। लॉर्ड एलनबरो के समय में ये किया गया था सिंध विजय। कब किया गया था और एलनबरो का समय क्या था। 1842 से 44, है ना। 1843 में सिंध विजय किया गया था और इसका शासनकाल ही ज़्यादा नहीं था, 42 से 43 के बीच में था। और इसी के समय एक और बताए थे कि ग्वालियर की शासका ताराबाई थी, उसको भी हड़पा था, है ना, 1843 में ही। आगे आइए अगला है 162 की ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों के दमन से संबंधित व्यक्ति कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन या कर्नल स्लीमैन। और ये ठगों का दमन किसके समय में शुरू हुआ था। गवर्नर कौन था। ठगों का दमन बेंटिक, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे 163 है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था। अभी हम लोगों ने जाना सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा 1843 में किया था और गवर्नर यानी कि वाइसराय कौन था, तो ये था एलनबरो। 164 निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित किसने किया है। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, ये प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी। डलहौजी ने, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल बताएंगे कितना। 1848 से 56, 1848 से 56 लॉर्ड डलहौजी हुआ करता है। इसने ही गोद निषेध नीति या विलय नीति या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सभी एक ही है, उसी का अलग अलग नाम है, अर्थ सबका एक ही है, और वो किया था डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। अवध का विलय किस आधार पे। कुशासन के आधार पर। और कब किया था। 1856 में किया गया था, है ना, 1856 में। अगला है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। अभी हम लोगों ने जाना 1856 के अंतर्गत किया गया था। और सबसे पहले जो करता है वो सतारा रहता 1848 में। इसके लिए भी एक हम लोगों ने ट्रिक लिखा था, कौन सा। सब जात संभल के बाबा घाट, ऊपर झाके नाग करौली अब, ऐसा कुछ लिखे थे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, उसको सब अपना कॉपी चेक कर लीजिएगा, उसमें लिखवा चुके हैं। सत जात संभल के बाबा घाट, ऊपर झाके नाग करौली अब, ठीक है, ऐसा कुछ लिखवाए थे। सब जात यानी कि सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर आपका 1852, झांसी 53, नागपुर 54, करौली 55, अवध 56, इतना हम लोगों ने लिखा था। आगे 167 आएंगे। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। अवध के विलय के समय में कौन था। जेम्स ऑट्रम। जेम्स ऑट्रम जो था अवध के विलय के समय यानी कि 1856 के समय डलहौजी के पास कौन था, तो जेम्स ऑट्रम था। ब्रिटिश रेजिडेंट था, वाइसराय यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, तो जेम्स ऑट्रम था। 168 ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था। कुशासन के आधार पर अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अवध का कब, 1856, व्यक्ति कौन, तो लॉर्ड डलहौजी। अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सा एक सही है जो बताना है।
तो इसको देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1856 अवध का विलय। हाँ, बाकी अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि सतारा का विलय कब, 1848। पंजाब का विलय जो है, पंजाब जो है ये हमारा 1849 के आसपास में, 1849। और झांसी का विलय 1853। झांसी 1853, पंजाब 1849, सतारा 1848 और अवध जो है 1856। 170 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन है आपका, झांसी, संबलपुर और सतारा। आंसर मिलाएंगे तो सबसे पहले जो है हमारा सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, झांसी 1853, है ना। अब मिला लीजिए 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे 171 भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था। सबको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में बिछाया गया था, मुंबई से थाने के बीच में। आगे 172 है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। जल्दी से आंसर कीजिए। तो बम्बई से ठाणे 1853 के बीच में, 1853 के बीच में 16 अप्रैल 1853 को, जो कि लगभग 34 किलोमीटर की दूरी थी। और इस कारण से भारत में रेलवे का जनक हम किसको कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। अगला प्रश्न सेम है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 1853। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। बढ़िया प्रश्न और ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये कंपनी का नाम है, यानी कि जो कंपनी भारत में रेल चलाया था उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और ये कोई नहीं, 1853 में शुरू की गई रेलवे में इसका भागीदारी था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, कब हुआ था। अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में। डलहौजी वो आखिरी वायसराय के रूप में था, यानी कि गवर्नर के रूप में, जिसने कि सर्वाधिक विस्तार का काम किया। उसके बाद से जो है सबके सब कम कम समय के लिए भी आया और लगभग सब ने उसी को संभालने में ही लगा रहा। इस कारण से अंतिम सबसे ज़्यादा विस्तार डलहौजी का जो हड़प नीति था इसके कारण हुआ। 176 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक। हाँ, 56 से 57, उसके बाद 62, बीच में गायब हो जाता है फिर आता है। हाँ, 1856 से 62। चलिए ठीक है। आगे तो ये हो गया लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह, है ना। विधवा पुनर्विवाह कब आया था। 1856 का धारा नंबर कोई बताएंगे। धारा 15 के तहत, 1856 के अधिनियम द्वारा धारा 15 के तहत 26 जुलाई 1856 से ये लागू हो चुका था। आगे आएंगे। अगला प्रश्न हमारा 177 कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD बता चुके हैं। PWD को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था, तो यही डलहौजी था। PWD विभाग कौन बनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी बनाया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग सुनाया था, है ना। लॉर्ड कैनिंग जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और उसके बाद से यह जो हमारे पास किसका वायसराय का शासन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। अगला, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति से पहले भी हुआ करता था। ये जो है 1856 से 1862 के बीच में रहता है। इसी बीच में 1857 में हमारा कौन सा, तो 1857 की क्रांति होता है और उसके बाद जो है एक नया आ जाता है ब्रिटिश क्राउन का शासन। अगला प्रश्न हमारा, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लंबी अवधि तक कहाँ पर शासन किया। ये कहाँ का शासक था। बम्बई का। बम्बई का मतलब कि जो जैसे कि वायसराय था, वायसराय के नीचे हर एक प्रांत को देखने के लिए जो एक हुआ करता था, उसमें से बम्बई का था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो कि सबसे लंबी अवधि तक बम्बई में रहा था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब।
1858 में। हाँ, 1858 में जो है क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ही ये मतलब कि शाही अधिनियम के तहत ही इस सबको क्या किया गया था, भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में, है ना। आगे अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों की गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। कौन पुनः स्थापित का बात कर रहा है? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा हड़प नीति के तहत, और जो है यह गोद निषेध की नीति जो डलहौजी ने शुरू किया था उसके कारण वो सारा कुछ बंद था। बाद में चल करके ये जो महारानी विक्टोरिया आई, यानी कि 1858 में साम्राज्ञी की घोषणा हुई, उसके बाद से फिर से जो है गोद लेने की अधिकार दिया गया था। अगला आएंगे 183। 183 जो है सुमेल करने वाला है। कहता है कि अंग्रेजी शासन के अधोलिखित देशों के साथ संधियों को सुमेलित करना है। संधि सुमेलित करना है 183। मिलान कीजिए। सुगौली की संधि अभी हम लोग पढ़े थे, ओंगल और नेपाल। यांडूब की संधि अंग्रेज और बर्मा यानी कि म्यांमार, और गंडमा की संधि अंग्रेज और अफगान के बीच में हुआ था। अंग्रेज और अफगान के बीच में गंडमा की संधि, अंग्रेज और बर्मा के बीच में यांडूब की संधि, और अंग्रेज और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुआ था। आगे भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मेयो। जब प्रथम जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। कब किया गया था ईस्वी कौन बताएंगे? 1872। 1872 ईस्वी के शासनकाल में लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना किया गया था। वही पूछेगा नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था, जो कि नियमित जनगणना हुआ करता था। आइए आगे कहता है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर गया था तो एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? किसका? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है अंडमान निकोबार द्वीप गया था तो वहीं पर एक अफगान हुआ करता था, एक अफगानी कैदी हुआ करता था। उसका नाम क्या था? शेर अली। लिखवाए थे, शेर अली नाम का व्यक्ति था। उसने इसको चाकू मार करके हत्या कर दिया था 1872 में। उसमें भी अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पर, तो याद रखेगा पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? उसके कार्यकाल में किसकी हत्या की गई? मेयो की किया गया था। वही शेर अली जो था अफगानी था, चाकू मार के किया, पोर्ट ब्लेयर में किया, 1872 में किया। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लीटन। ऑप्शन नंबर डी 187 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लीटन के द्वारा ये काम किया गया था अफगानिस्तान के लिए। आगे अगला प्रश्न कहता है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? यानी कि नेपोलियन के समकालीन कौन था बता चुके हैं, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है ये नेपोलियन के समकालीन माना जाता है। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक बताएंगे? 1799 के आसपास ये आएगा और रहेगा आपका लगभग 4 से 5 साल। 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक जो है वो किसका काल है? लॉर्ड वेलेजली का। इसने ही सहायक संधि भी किया था और इसने ही अपने आप को क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था। आगे कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, यानी कि सबसे लंबी अवधि तक वायसराय भारत में कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का समय कब से कब तक? लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से 1905, लगभग 6 साल तक ये रहा था और इस कारण से लॉर्ड कर्जन का शासनकाल सबसे लंबा माना जाता है। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कि एक ही वो इसमें सही है बाकी सब गलत है। तो 190 देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त ये सही दिख रहा है। बाकी लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता गलत है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि ये भी गलत है, वेलेजली का है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये भी गलत है, डफरिन के समय में हुआ था।
बाकी तो आपका सही आंसर जो सही कौन है तो वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 190 वाला सब मिला लिए, क्या दिखा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ लॉरेंस हो जाएगा। ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉरेंस, सहायक संधि ब्लेजली और कांग्रेस की स्थापना डफरिन। आ गया ये। 191 निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? फिर से वही है, एक आपका गलत होगा, बाकी सब सही होगा। तो देखिए 191 का जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त सही है, ब्लेजली का सहायक संधि यह भी सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन साइड में होगा, लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत ये भी सही है। बाकी रह गया लॉर्ड कैनी का उच्चतम निष्क्रियता, ये आपका गलत है। शानदार निष्क्रियता, हस्तक्षेप की नीति, ये सभी लॉरेंस का है। हाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लॉरेंस का है। आगे 192 है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि में घंटों की सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था? बताएंगे। लॉर्ड रिपन। हम लोगों ने एक जगह पर करके आपको लिखवाए भी थे कि पहला कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय में, जिसके तहत 7 से 12 साल के बच्चे को 9 घंटा काम। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था 1891 में लैंसडाउन के समय में महिलाओं को काम करने का समय 11 घंटा। तीसरा लिखा था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में पुरुषों के काम करने की घंटा 12 घंटा। और फिर चौथा एक हम लोग पढ़े थे 1922 में रीडिंग द्वारा बच्चों का काम 7 घंटा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये 192 का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। किस आधार पे? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के आधार पे। क्लियर। अब आगे 193 नंबर देखेंगे। 81, 91, 1911, 1922। 193 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो। हाँ लॉर्ड एलनबरो जो है इसने दास प्रथा को समाप्त किया था। आगे कहता है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो विलय नीति के अंतर्गत प्रथम शिकार किसका था? सतारा। कब किया था सतारा को? सतारा को कब किया? 1848 में। 1848 में डलहौजी ने विलय नीति के तहत सतारा को लिया था। शब्द रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सतारा 1848, झांसी 53, करौली कौन बोले थे? ऊपर झाँक के नाग करौली 1855 में करौली, और संबलपुर जैतपुर 1849। फिर से एक बार यहाँ पर पहला क्या बोला कि प्रथम शिकार, तो सतारा 1848, झांसी 1853, नाग करौली 1855, संबलपुर और जैतपुर एक साथ 1849। क्लियर। आगे 195 निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। फिर से यानी कि आपको गलत एक खोजना है। तो 195 में देखेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, ये गलत है। बाकी सही क्या है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ब्लेजली का सहायक संधि, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1829 का 17वां रेगुलेशन, वही जो सती प्रथा वाला था वो। बाकी द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किसके समय में होगा? वॉरेन हेस्टिंग नहीं, सुमेलित नहीं है जो पूछा है ना, वॉरेन हेस्टिंग, हाँ सॉरी वॉरेन हेस्टिंग के समय में लॉर्ड, हाँ यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग है। इसका द्वितीय अंगल मराठा युद्ध जो है वॉरेन हेस्टिंग जो सबसे पहले का जो आता है हमारा, उसके पास है। आइए इस ठीक हो गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग। बाकी और सभी सुमेलित हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? 196 से देखेंगे। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी कि ये वो ही सही सुमेलित है, बाकी 3 को गलत है। तो 197 का देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेलेजली का चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 वाला। बाकी सब के सब गलत है। पहला कह रहा है लॉर्ड एलन ब्रो अवध का विलयकरण। अवध का विलय किसने किया था? अवध का विलय किसने किया 1856 में? डलहौजी।
सिंध का विलय, सिंध का विलय कब किया, किसने? सिंध विलय एलन बरो 1843 में, एलन बरो। और तीसरा ओंगल मराठा युद्ध, तीसरा तीसरा ओंगल मराठा युद्ध 90 से 92 में ना, 1890-92 में। 1890-92 के आसपास में आपका रहेगा, क्या नाम था, एल्गिन 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 द्वितीय। एक मिनट रुकिए, 1890-92 है ना, 90-92 के बीच में। तो 88 में डफरिन, उसके बाद आता लैंसडाउन, लैंसडाउन के समय में, लैंसडाउन के समय में 90 हाँ, 1888 से 1894 आपका। एक मिनट, हाँ इसमें एक बार फिर से सुधार कीजिएगा, ठीक है। पहला जो सही सुमेलित है उसके अनुसार तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, बाकी और सुधार कीजिए। लॉर्ड एलन बरो का अवध विलयीकरण ये गलत हो गया, अवध वाला जो है डलहौजी का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंध का विलयीकरण एलन बरो का हो जाएगा। और ये ओंगल मराठा है, हम इसको मैसूर समझ रहे थे, ठीक है। ओंगल मराठा ये हो जाए आपका लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ये तीसरा ओंगल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बाकी अन्य सभी गलत हैं। आइए उसको सुधार कर लीजिएगा। 198, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताइए। 198 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन सोर का ओंगल नेपाल युद्ध, है ना। बाकी अन्य सभी जो है वो सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, बेलेजली का सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग का तीसरा ओंगल मराठा युद्ध। ओंगल नेपाल युद्ध किसके समय में, 1814 से 16, लॉर्ड हेस्टिंग, हाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 199, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि फिर से आपको एक गलत ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन, प्रथम ओंगल अफगान युद्ध का प्रारंभ, ये गलत है। बाकी सही क्या है, तो लॉर्ड डलहौजी का अवध का विलयीकरण, डफरिन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटी का चार्टर एक्ट 1833 को पारित करना। तो ये प्रथम ओंगल अफगान युद्ध किसके समय में, लॉर्ड ऑकलैंड, अफगान ऑकलैंड, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में होगा आपका ओंगल, प्रथम ओंगल अफगान युद्ध। आगे अगला है 200 नंबर की, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, पेशवा पद को कब समाप्त किया गया, 1818 में। हाँ वही तीसरा मराठा युद्ध के बाद ये हेस्टिंग के समय में इसको समाप्त कर दिया गया था, पूना के संधि के तहत। आगे निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा जॉन लॉरेंस। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में की गई, पुरातत्व सर्वेक्षण लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन। ये सब जितना है वो छोटा मोटा काम लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और इरविन, और इसको कालक्रम में लगाना है, ठीक है। तो क्या है, फिर से लगाइए। तो इसका पहले लॉर्ड कर्जन, फिर हार्डिंग, फिर हो जाएगा आपका चेम्सफोर्ड, उसके बाद और ये इरविन। 1 3 2 4, 204 का ऑप्शन नंबर ए, 1 3 2 4 लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन आपका 1899 से 1905। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड कौन आएगा, मिंटो के बाद हार्डिंग द्वितीय के बाद आएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921। उसके बाद हार्डिंग जो है उससे पहले ही आता है 1910 से 1916 हार्डिंग द्वितीय रहेगा। और उसके बाद लॉर्ड जो इरविन है, लॉर्ड इरविन आपका रहेगा 26 से लेकर के 31 तक। एक बार फिर से इसका ईस्वी मिलाएंगे, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड चेम्सफोर्ड
चेम्सफोर्ड आपका 1916 से लेकर के रहेगा आपका कितना 21 तक। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, ये लॉर्ड हार्डिंग रहेगा आपका 1910 से 1916, और लॉर्ड इरविन 1926 से 31। अब क्लियर है। आगे 205, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है, यानी कि सही बताना है, बाकी चारों तीन वो गलत है। तो लॉर्ड एलनबरो का 1843 का सिंध विलय, बाकी ये सही है। बाकी क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया था, जल्दी किस, वॉरेन हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, विलेज अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, और प्रथम अफगान ऑकलैंड के समय में। चलिए 206 कहता है फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा। 206 का ऑप्शन इधर है, नहीं, फूट डालो राज करो कर्जन ना, फूट डालो राज करो का जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था। आगे, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया। 207 लॉर्ड मिंटो, जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909 वाला, उसके तहत। 208 ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ, तो ये हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में 12 में राजधानी बनता है। 209 है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिएगा तो सही सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में, लीटन के समय में, ये आया था लीटन के समय। बाकी क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, इल्बर्ट बिल रिपन, ध्यान दीजिएगा इल्बर्ट बिल रिपन। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, हम लोग देखे भी थे, कौन, लॉर्ड रीडिंग जो है ये हमारा एकमात्र यहूदी वायसराय था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, बताए थे, किसने, जी के गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था, लिखवाए तो थे। आइए 212 का देखिएगा, हाँ क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। तो देखेंगे क्लाइव का क्या किससे संबंध है, बंगाल में दोहरा शासन है ना, द्वैध शासन। बेंटी की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटी का अंग्रेजी शिक्षा, और उसके बाद कह रहा है चेम्सफोर्ड प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, और लॉर्ड कर्जन बंग विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट क्लाइव का बंगाल में दोहरा शासन, लॉर्ड विलियम बेंटी का अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ का प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, और लॉर्ड कर्जन का बंग विभाजन यानी बंगाल विभाजन। अगला फिर से है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड का प्रयोग करना। सूची 1 बड़ा लंबा चौड़ा है, देखिए इसको छोटा कर देते हैं पीडीएफ में। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 213, पढ़िए दिखता है तो 213 नंबर देखिए क्या कहता है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन किसके समय में पास हुआ था, यानी क्या क्या हुआ था जो पूछ रहा है। तो देखेंगे कहता है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस, बड़ा खतरनाक दिया इस तरह से कि ये मिलेगा 3 के साथ, ठीक है। फिर कहता है भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, ये मिलाया है जेम्स एंड्रयू ब्राउन, रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, इसके तहत आपका है 4 नंबर पे कि गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनिंडार्ड मिंडो का अर्ल, क्या है, और डी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, होगा कुछ, किसका क्वेश्चन है, आईएएस 1996 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए अब आएंगे 214 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, 214 देखिए सिंपल है, हाँ मिलाइएगा 214 को।
तो 214 में कहता है सबसे पहला है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी किससे संबंधित है? डलहौजी संबंध है व्यापकता का सिद्धांत। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन हो जाएगा स्वायत्त शासन। और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, है ना। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, उसके बाद आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कहता है सबसे पहला है कि चूक का सिद्धांत या हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक। 3 1 2 4 किसमें है जी? 3 1 2 4 215 का ऑप्शन नंबर सी। आगे 216 फिर से वही है, सुमेलित करना। ये वाला पूरा 100 को क्वेश्चन इनको याद रह गया, गवर्नर जनरल का झमेले खत्म। देखिए अब फिर से वही है, गवर्नर जनरल कार्य ग्रहण करने का वर्ष मतलब स्टार्टिंग वर्ष। लॉर्ड कर्जन का बताएंगे। लॉर्ड कर्जन का 1899 से शुरू होता है। अंत शुरुआत वर्ष बताना, अंतिम नहीं। 1899 तो ये का 3, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका 1905। कर्जन के बाद मिंटो आता है और मिंटो के बाद आ जाएगा आपका ये क्या है हॉर्डिंग 1910। और उसके बाद इरविन का 26। हाँ फिर से एक बार मिलाएंगे। लॉर्ड कर्जन 1899 में आएगा, 1905 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मिंटो। मिंटो 1905 से 1910 रहता है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से 1916 रहता है। और उसके बाद आ जाता है नहीं आता नहीं है, इरविन जो है ऑप्शन में उसके अनुसार 1926 से 1931। इसके बीच में आपका एगो आ जाता है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए 3 1 2 4। कौन सा है? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है 217 कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? मुनरो किस कब था? 1820 से 1827, ठीक है। इसके समय में कुछ हुआ था? टॉमस मुनरो के समय में टॉमस मुनरो किस लिए जाना जाता है? जाना किस लिए जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, हाँ, मद्रास में लगाया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत खोजना है आपको। गलत खोजिए तो कहता है ठगी प्रथा का दमन। ठगी का दमन विलियम बेंटिक सही है। इल्बर्ट बिल रिपन सही है। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं। लोटा लोटा के प्रेस वाला को कौन मारता है? लीटन मारता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सभी सही है। हाँ 219 देखेंगे, कहता कौन सुमेलित नहीं है, फिर से आपको गलत ढूंढना है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का ओंगल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड बेलेजली का चौथा एंगल मैसूर युद्ध सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का तीसरा ओंगल मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के समय हुआ था? नहीं हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तीसरा ओंगल मराठा युद्ध होगा। आगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 220 देखेंगे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले के में से 2-3 क्वेश्चन पहले था। क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 221 देखेंगे, क्या कहता है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध है? किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम। 222 निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। हाँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हो गया तो उसको अपना भड़ास निकालने के लिए क्या बोला? बोला कि सबसे कुछ नहीं होगा, ऐसा अल्पसंख्यक लोगों का, छोटे मोटे लोगों का एक प्रतिनिधित्व कर रहा, और ऐसा उपहास किया था। कौन? तो डफरिन। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना 85 में, इसलिए।
चलिए 223 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट को सही चुनना, यानी कि अब इसमें ईस्वी के साथ आपको चुनना पड़ेगा, ईस्वी याद रहेगा तभी होगा। वुड डिस्पैच, देखिए ऑप्शन नंबर सी से मिलाइए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी से, 223 का डी। वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1900, ये का अगर शिक्षा वाला बोलिएगा तो 1882, ये लगता है शिक्षा वाला से चलेगा, रुकिए तो। और सैंडलर आयोग का भी 1917 ना, सैंडलर आयोग 1917। सार्जेंट योजना 1944, तो ये हंटर आयोग हो जाएगा, ये 19। ये जानते हैं ये हंटर आयोग किसका है, रुकिए रुकिए रुकिए, एक बार इसको ऐसे नहीं बनेगा, ये दो हंटर आयोग होता है ना, तो पहले ईस्वी मिलाइए, ऑप्शन पहले इसका ईस्वी मिलाइए। हंटर आयोग जो ये है, ये 1882 वाला हंटर आयोग है, शिक्षा वाला, ठीक ना। सैंडलर आयोग 1917 वाला, वुड डिस्पैच 1854 वाला, और सार्जेंट योजना 1944 वाला। अब ऑप्शन खोजिए, 1854 का सी, बी और डी वेरी करेगा, उसके बाद 1882 का ए, ऑप्शन नंबर डी। आप जाके देखिए मिलाइए, अब सही जा रहा है, ईस्वी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हंटर आयोग 1882, सैंडलर आयोग 1917, वुड का घोषणा पत्र 1854, सार्जेंट योजना 1944, ठीक है। ये सभी आपका शिक्षा से संबंधित आयोग है, ये जितने भी दिया गया है वो शिक्षा से संबंधित है। इसी में एक और बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा, हार्टोग समिति बोलता है, ठीक है। हार्टोग समिति पीछे क्लास में कभी बताए भी होंगे, 1929 में हार्टोग कमेटी 1929 में शिक्षा से ही संबंधित है। आगे आएंगे 224 में, ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, किस लिए किया था? वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहता था। 225 निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, किसके कारण? तो ये हुआ था नई खोजों के कारण, विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, ऑप्शन नंबर डी। 226 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ये गवर्नर जनरल से थोड़ा सा हटके प्रश्न है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 227 कहता है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, याद होगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, डॉक्टर पर आक्रमण का आरोप लगा करके, हाँ डलहौजी हो जाएगा। अगला है 228 की गदर पार्टी का साप्ताहिक पत्र गदर कितने भाषाओं में प्रकाशित होता था, ये भी इससे हट करके है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 भाषा में। 1913 में ये छपना शुरू हुआ था। और आखिरी प्रश्न है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार की संज्ञा किसे दी गई है, तो किसे दिया गया है? क्रिस्टोदास पाल को, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोदास पाल को दिया गया। तो ये आपका फाइनली पूरे जितने भी थे गवर्नर जनरल से संबंधित लगभग 110 के आसपास में, और इतना अगर कंप्लीट हो जाता है, याद रह जाता, तो उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन आपका 95% गवर्नर जनरल का बन जाएगा। आंसर इसमें आपको हम दे दिए, आपका PDF में मिला लीजिएगा वो सब, ठीक है। बाकी आपका ये GK GS की तैयारी जो है हम आपको कराते रहते हैं बीच बीच में, तो आपके लिए भी ऑफर चल रहा है। अगर आप BPSC लूसेंट ऑफ टारगेट करेंगे तो 99, बिहार दरोगा प्री स्पेशल करेंगे तो 149, बिहार SSC CGL 3 का करते तो 149, अलग अलग बैचों के लिए। अगर ये सभी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो 400 वाला मात्र आपको 249 में मिल जाता है। साथ ही साथ GK GS के बैच जो है प्रत्येक महीने के 15 और 30 तारीख को शुरू हो जाते हैं, जो कि लाइफ टाइम आपके GK GS 249 रुपये में कराए जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या फीचर हैं, तो डेली क्यूज और डिस्कशन होते हैं, आपको डेली आपका लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिल जाते हैं, डेली आपको MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसी तरह से बिहार वालों के लिए बिहार स्पेशल डे वाइज टॉपिक रहते हैं, डेली करेंट अफेयर्स होते हैं, सेट प्रैक्टिस होते हैं। एडमिशन आपका चालू है 25 जुलाई से ही, आप जल्द से जल्द आ सकते हैं। ये आपका सभी क्लास के टाइम है, आप इस क्लास के अनुसार टाइम से आप जुड़ सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं 7654957719 पर। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपके लिए 1000 लाइक का टारगेट है, आप इस टारगेट को हमें ज़रूर अचीव कराएं, और साथ ही साथ आप अपना टारगेट को भी पूरा करते रहें। तो मिलते हैं, अभी के लिए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए जय हिंद।